नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए खेती किसानी पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं अपने 3 सेगमेंट के माध्यम से। खेती किसानी हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जरूरी है उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करना और किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कृषक सहभागिता से पूसा संस्थान बीज उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। लेकिन बीज उत्पादन के कार्य के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है ताकि नुकसान न हो। ऐसे में बीज उत्पादन से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने, आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नित्य नवीन शोध कार्य करके खेती को नया रूप देने के लिए प्रयासरत है। पूसा संस्थान का ये ध्येय रहता है कि कम जोत वाले किसान भी भरपूर पैदावार ले सकें। इसके लिए जरूरत होती है उन्नत किस्मों की, जिन्हें तैयार तो कर लिया जाता है, लेकिन बड़ी तादाद में उपलब्धता बनाए रखने के लिए कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत किसानों का चुनाव किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञों की निगरानी में बीज उत्पादन कराया जाता है। इसमें किसान को सामान्य फसल के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा मिलता है। कृषक सहभागिता के माध्यम से पूसा संस्थान बीज उत्पादन का कार्य करता है। इस काम में किसान आमतौर पर अपने खेतों में जैसे फसलें लगाते हैं वैसे ही खेती करनी होती है, लेकिन बीज उत्पादन में कई बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जरा सी लापरवाही से बीज की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और किसानों का चुनाव कैसे किया जाता है, बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से। आज कृषक सहभागिता बीज उत्पादन के तहत अपने एक प्रोग्रेसिव फार्मर जिसके द्वारा हम बीज उत्पादन कराते हैं, उसके गांव जलालपुर, करीरा, ब्लॉक शिकारपुर, बुलंदशहर में आए हुए हैं। और इस किसान के साथ हमने 2012 में ये प्रोग्राम को शुरू किया था, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना महाबीज के तहत, जिसमें कि अधिक से अधिक मात्रा में बीजों को पैदा करना और कृषकों तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। उस समय जब हम आए थे तो इस अभी आप किसान से भी अपने विषय में बताएंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि उस समय इस गांव की, इस ब्लॉक की और जो हमने गांव चयनित किए थे और इस किसान की दशा बस कृषि कर रहे थे, लेकिन कृषि में जैसा होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं था। संस्थान के प्रयास से और इनको हर साल प्रशिक्षण दे के, बीज उत्पादन के कार्यक्रमों से जोड़ के और इनको हर फसलों के विषय में बता के, ज्ञान दे के कि पहले स्वपरागित फसलों फिर परपरागित फसलों आदि की संपूर्ण जानकारी दे के, फिर धीरे धीरे और इनको हर साल क्रॉप को बढ़ाते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। पहले एक किसान था और अब 5 गांव के किसान इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये करीब 10 सालों में, अगर 2012 से और आज 21 है, 9 सालों में प्रगति की आख्या देखें तो जो उस समय स्थिति थी उसमें 10 और 100 में अंतर आ चुका है। कि अगर उस समय इनका उत्पादन सपोज करो कि 10 पैसे भर लेते थे तो आज ये 100 पैसे उत्पादन ले रहे हैं। तो इसका मतलब इनका 9 टाइम इनका विस्तार हुआ है। और यही नहीं, इस क्षेत्र के समूचे किसान उससे लाभान्वित हुए हैं। इन्होंने बीज बनाया, संस्थान को दिया और संस्थान ने वो देश के अन्य भागों में भी भेजा। तो इस गांव की महक, इस गांव की मिट्टी और इन किसानों की ललक की छाया दूसरों को भी प्रतिबिंबित हुई है। तो इस तरीके से ये हमारे जो किसान हैं, ये कुलवंत सिंह हैं, पहले ये अकेले थे और इन्होंने फिर एक प्रगतिशील किसानों का समूह बनाया जिसको इन्होंने जुपिटर ग्रुप ऑफ फार्मर्स नाम दिया। और वो नाम इन्होंने अपना 15 लोगों से लेके उसको ग्रुप बना के, और अब तो लगभग ये 5 गाँव में जब जुड़ गए हैं, क्योंकि हमने ये धीरे धीरे और विस्तार किया।
1 गांव से 5 गांव, 5 गांव से अब तो हम करीब करीब यहाँ के आसपास के करीब 30 गांवों में हम धीरे धीरे फैलने जा रहे हैं। और उसकी जो बीज की खुशबू है वो 20 गांवों में हमारे क्षेत्रफल को कवर कर रही है। तो ये एक हमारे लिए हर्ष का विषय है और मुझे लगता है कि इस सीख को आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, जिससे कि इसका प्रसार और हो। और जो हमारे सरकार का सपना है कि किसानों की आय दूनी हो, तो ये एक जीवंत उदाहरण होगा कि 2011 से लेके आज तक दूनी क्या, ये तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और यही नहीं, एक स्वयं दूनी करता है, एक पड़ोसियों की दूनी करता है। तो आप देखिए कि एक जैसे हिंदी में कहावत है ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो उसी तरीके से यहाँ एक किसान ने सीख लेके मुझे लगता है कि जो एक ज्वाला हमने जलाने की प्रयास किया था, उससे कि एक दीप की मालाएं प्रज्वलित होती हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूँगा कि आज जो ये 60 एकड़ में हमारा आज के दिन में इनके पास प्रोग्राम है, 60 एकड़ में बीज उत्पादन कर रहे हैं, 17 फसलें उसमें कवर हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि ये अपनी जवानी, किसान की जवानी, सफलता की कहानी ये आपको सुनाए। बीज उत्पादन करके किसान न सिर्फ अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे, बल्कि देश के बाकी किसानों को भी उन्नत बीज उपलब्ध कराने में मदद कर पाएंगे। तो आपने विस्तार से देखा कि बीज उत्पादन के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए अब पशुपालन संबंधी जानकारी के लिए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे प्रगतिशील पशुपालक पशुओं की उचित देखभाल व रखरखाव कर अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इससे न सिर्फ उनके घर की दूध की जरूरतें पूरी होती है, बल्कि उन्हें अच्छा जैविक खाद भी मिल जाता है। और वहीं पर पशुओं को जैविक चारा मिलने से उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता और इसके साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है। पशु किसानों और पशुपालकों की आय के सबसे अच्छे साधन होते हैं। इनसे न सिर्फ घर की जरूरतें पूरी होती रहती हैं, बल्कि कृषि के कई काम आसान हो जाते हैं। सीकर पशुपालक रंजीत जी के पास करीब 25 पशु हैं, जिनमें साहिवाल और नागौरी गाय भी शामिल हैं, जिनकी वो खास देखभाल करते हैं। हम पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। और गायों में हमारे एचएफ है और साहिवाल है, गिर है और नागौरी है, भैंस भी रखते हैं। पशुपालन से हमें दूध मिलता है, मक्खन मिलता है और सेहत के लिए ये भी अच्छा। और हमारी जो फसल करते हैं तो फसल में गेरने के लिए जो खाद है वो पशु से मिलती है। अगर अच्छी खाद मिलेगी तो अच्छी पैदावार मिलेगी
और हम देसी गाय की गोबर और गूंद से ही खेती कर रहे हैं। जैसे देसी गाय के गोबर से गंजीवामृत बनाते हैं, वो जो केमिकल वाले जो DAP डालते हैं उसी जगह हम गंजीवामृत डालते हैं, और गंजीवामृत का रिजल्ट DAP से भी अच्छा रिजल्ट है। और गूंद से जीवामृत बनाते हैं, गूंद और गोबर दोनों से जीवामृत बनाते हैं, वो भी फसल के अंदर स्प्रे भी करते हैं और वो ज़मीन में भी चलाते हैं। उससे जीवाणु से पोषक तत्व जो फसल को चाहिए वो मिल जाते हैं, और जो हमारी खाद है वो भी जीवामृत डालने से एकदम तैयार हो जाती है, तो फसल के लिए अच्छी रहती है। और जो फसल के लिए कीटाणु के लिए जो दवाई बनाते हैं वो 10 बन्नी अर्क बोलते हैं, वो 10 भांत के कड़वे पत्ते लेते हैं, वो डालते हैं, देसी गाय का गोंद डालते हैं, उससे वो बनाते हैं। जो मेथी का अल है, जो इल्ली हैं, वो से भाग जाती हैं। और एक पंचगव्य भी बनाते हैं, जो फसल में थोड़ी नाजुक सुगंधित हो और बढ़वार भी अच्छी हुए। सीकर के पशुपालक मदन लाल ने देसी गाय पालन कर रखा है, जिससे वो अपने खेत में जैविक खाद की पूर्ति भी करते हैं। वो कहते हैं कि पशुओं को मौसम के हिसाब से देखभाल की जरूरत होती है। वहीं खेती में आने वाली लागत को पशु काफी हद तक कम कर देते हैं, जिससे मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो बताते हैं कि पशु फसल अवशेषों का उपयोग करके बेहतर दुग्ध उत्पादन दे रहे हैं। मदन लाल जी पशुओं को रिस्का, सरसों, बाजरे की कुटी, गेहूं की तुड़ी और अन्य जरूरी पोषक तत्व युक्त आहार मुख्य रूप से देते हैं। बीमारियों से बचाने के लिए मदन लाल जी समय पर टीकाकरण भी कराते हैं। मदन लाल जी का कहना है, जब से उन्होंने जैविक फसलें लगाना शुरू किया है, तब से उनके पशुओं को भी जैविक चारा मिलने लगा है, जिससे उनकी खुराक बढ़ गई है, जिसका सीधा फायदा दूध उत्पादन और गुणवत्ता पर दिखाई देता है। यही वजह है कि उनके पशुओं से मिलने वाला दूध और दूध से बने उत्पाद लोग हाथों हाथ ले जाते हैं। मेरे पास में पशुधन में एक देसी गाय, एक उसकी बछड़ी है, जिससे मैं 30 बीघा जमीन की खेती करता हूँ, प्राकृतिक खेती। सुभाष पालेकर के बताए अनुसार 3 भैंस है, उनके 5 वो पाडी बाछे वो हैं पाडे, 2 जर्सी गाय हैं, उनकी बाछी ऊँची हैं। सर्दी में तो उसको अंदर रखते हैं साहब, और गर्मी में जैसे अपने पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे रखते हैं, क्योंकि उतनी छाया नहीं है। दूध में मेरा जो निकलता है वो कम से कम करीबन लगभग 1000 रुपये का दूध अभी चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़े कोरोना के टाइम में सरकार ने हमें सरस में दूध डालते थे हम, तो वो अपने आप आके 1.5 लाख रुपया उन्होंने सहायता दिया है, जिससे 2 गाय लाया हूँ मैं जर्सी। पहले भैंस और देसी गाय थी, जिससे अभी आय और बढ़ी है थोड़ी बहुत। और इनका जो खाद फूस होता है वो मेरी खेती में डालता हूँ, और बैल से खेती करता हूँ। तो जो खेती में लागत आती है वो पशु ये दे देते हैं, और खेती की इनकम हमारी बच जाती है, उससे हमारा परिवार पालते हैं। क्योंकि हम 10 आदमी हैं, 6 लड़की हैं, 2 लड़के, 1 मियाँ बीबी, 2 हम हैं, 10 आदमी हैं। पढ़ाई का और रिश्तेदार का सब वो ठीक, ये दूधदार से निकल जाता है अपना खर्चा पूरा। डेली का दूध समझो अभी तो 30-40 लीटर के लगभग हम दे देते हैं, और बाकी हमारे खाने के लिए रख लेते हैं। ये तो जैसे ब्याती रहेंगी, ज़्यादा कम बेसी भी रहता है, लेकिन कम से कम मिनिमम 1000 रुपया औसत डेली का दे देते हैं दूध समझो, जिसमें 500 रुपया तो इनको वो खलचूरी का देते हैं, 500 के लगभग हमारे बच जाता है। इनको फसल हो जाती है खेत में, उनका चारा डाल देते हैं। अच्छा, पहले ज़रूर हम जो 5 साल पहले ये करते थे यूरिया DAP डाल के, उसमें उतना नहीं होता था इनकम, अभी होने लग गया, क्योंकि खर्चा भी घट गया और इनकम भी, और इनका चारा भी मेरे को बाज़ार से नहीं लाना पड़ता है अभी। इस तरह देखा जाए तो पशुपालन और खेती ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें दिन के कुछ घंटे ही मेहनत करके बढ़िया लाभ कमाया जा सकता है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं।
इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। इसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल किसान सीकर राजस्थान के रहने वाले श्री राम से, जो पिछले कुछ सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। इन्होंने जैविक खेती शुरू करने से पहले बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये जैविक खेती के किन उपायों को अपना रहे हैं और इससे उन्हें क्या लाभ मिला। राजस्थान की मिट्टी में किसान अपनी मेहनत से जैविक रंग घोल रहे हैं। मरुभूमि के नाम से पहचाना जाने वाला राज्य अपनी नई नई तकनीकों से खेती में नए आयाम जोड़ रहा है। यहाँ किसान जैविक खेती के महत्व को समझते हुए रासायनिक खेती को छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि किसान हर सीजन पर भरपूर पैदावार ले रहे हैं। सीकर के किसान श्री राम शर्मा करीब 15 साल से खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि पहले उनकी खेती भी सामान्य किसानों की तरह ही थी, जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैविक खेती के बारे में सुनने और जानने के बाद शर्मा जी ने भी इसे अपनाने का विचार किया और करीब 2019 से जैविक खेती शुरू कर दी। उनकी इस लगन को देखते हुए कृषि विभाग से सहयोग कर उनके दायरे को बढ़ाने में सहायता भी मिली। आज वो अपने खेतों में जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, खट्टी छाछ का जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं। मैं खेती 15 साल से कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं
जो खेती होती थी यूरिया DAP पेस्टिसाइड वो खेती करता था। उसमें मेरे को लागत भी बहुत आती थी और मुनाफा बहुत कम होता था। उसके बाद में बजाज ट्रस्ट के संपर्क में आने से मैंने जैविक खेती स्टार्ट की और 1917 से प्रारंभ की थी जैविक खेती। उसके बाद में लगातार मैं जैविक खेती करता आ रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को 2018 में कृषि विभाग द्वारा भी जैविक खेती की कुछ सुविधाएं दी और मेरा नाम रजिस्ट्रेशन कर लिया। कृषि विकास परंपरागत योजना के तहत मैं कृषि विभाग से जुड़ा। उसके बाद में मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जीवामृत, बीजामृत, डिकम्पोजर जो DD किसान चैनल में ही मैंने देख के सबसे पहले गाजियाबाद से मंगवाई थी और उसका उपयोग करके मैं खाद को गलाता हूँ और भरपूर फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत का प्रयोग करता हूँ। और अगर कोई रोग, कीड़ा आदि लग जाता है तो मैं नीमास्त्र, 10 पर्णीय अर्घ इनका प्रयोग करता हूँ। और अगर कोई फफूंद ऐसी कोई रोग लग जाता है तो मैं खट्टी छाह का प्रयोग करता हूँ। शर्मा जी अपने खेत में 3 सीजन की फसलें लेते हैं, जिसमें रबी, गेहूं, चना, मेथी, सब्जी फसलें, खरीफ में बाजरा, चौला, मोट और उड़द, जबकि जायद में कई तरह की सब्जी फसलें और खरबूज की फसलें लगाकर भरपूर पैदावार लेते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। मेरे को बजाज ट्रस्ट ने साहब 2 दिन की ट्रेनिंग दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि ये जैविक खेती है, इससे किसान की लागत 0 है। सब चीज़ें अपने घर पर हैं, उन्हीं से आप बनाओ और उन्हीं से ही खेती करो। मैं शुरू में तो सोच रहा था कि इससे फसल कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं इनके कहने पर शुरुआत की थोड़ी सी ज़मीन से, धीरे धीरे करके मैं पूरी ज़मीन पर एकदम से जैविक खेती कर रहा हूँ। अच्छी मेरे देखो अच्छी फसल हो रही है, अच्छी पैदावार ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी जो भी अनाज होता है उसको घर से ही लोग खरीद के ले जाते हैं। राजस्थान के किसानों ने प्रकृति से तालमेल बिठा लिया है। आज यहाँ के किसान विषम हालातों में भी अच्छी पैदावार लेने के तरीके निकाल रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बल्कि किसान खेती में नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।